हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन। आज हम मूल्यांकन के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। मापन हमें यह बताता है कि कोई वस्तु गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से कितनी संख्या में मौजूद है, जबकि मौजूद संख्या पर्याप्त है या नहीं, इसे मूल्यांकन कहा जाएगा। वस्तु कितनी संख्या में है यह मापन है, किंतु वस्तु के गुण दोष की विवेचना करना मूल्यांकन है। कहने का मतलब है मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वे अंक पर्याप्त है या नहीं इसकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन कहलाता है। अगला है हमारा दोस्तों मूल्यांकन की परिभाषाएं। तो इसमें सबसे सटीक और जो सबसे बेहतर परिभाषा दी है वो दी है एनसीईआरटी ने। इनके अनुसार जो है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन का एक त्रिभुज या त्रिकोण बनाया है, जिसमें सबसे ऊपर उसने रखा है शैक्षिक उद्देश्य को, उसके लेफ्ट साइड में रखा है अधिगम अनुभव को और उसके राइट साइड में रखा है मूल्यांकन को। ये जो है मूल्यांकन का त्रिभुज है या त्रिकोण है। कविनिन एवं हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन से जुड़े आंकड़ों का संकलन एवं उनकी व्याख्या ही मूल्यांकन है। इनके कहने का मतलब है कि बच्चे के व्यवहार में आए गए परिवर्तन की व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। कोठारी कमीशन के अनुसार अब यह माने जाने लगा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो मूल्यांकन क्या है? सबसे पहले तो देखना, मूल्यांकन का उद्देश्य है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है और कहाँ तक नहीं हुई है, ये जानना मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ध्यान रखना, सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है लगातार चलने वाली। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और ये शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। ठीक है, अगले हैं हमारे गुड महोदय। तो गुड के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु का सही से मापन किया जा सकता है। डंडेकर के अनुसार बालक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। देखिए, जब शिक्षक बालक को अधिगम कराता है तो उसका उद्देश्य बच्चों को रटाना या रटे रटाए उत्तर को प्राप्त करना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है बालकों में अधिगम के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, और वो अपने इस क्षेत्र में परिवर्तन में, या शिक्षक ने छात्र के लिए जो है परिवर्तन करा, वो कहाँ तक करा, कितनी सीमा तक करा, ये जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य निदान एवं उपचार। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन है ये मूल्यांकन का उद्देश्य, निदान एवं उपचार। निदान मतलब होता है अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना, कि बच्चा अधिगम में और बच्चों से क्यों पिछड़ रहा है, ऐसा क्या कारण है कि बच्चा अधिगम को ग्रहण करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, उस कारण को जानना निदान कहलाता है, और उस कारण का उपचार कर देना उपचार कहलाता है। तो मूल्यांकन का सबसे पहला उद्देश्य है निदान एवं उपचार करना। ज्ञान का विकास करना, बच्चे के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर पढ़ाना और उसके ज्ञान में बढ़ोतरी करना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य है। प्रमाण पत्र प्रदान करना। पाठ्यक्रम में सुधार करना। पाठ्यक्रम ऐसी हार्ड ना हो, कठिन शब्दावली ना हो, ताकि बच्चे के सर के ऊपर से उतर जाए। तो पाठ्यक्रम में जो है आसान शब्दावली होनी चाहिए और बच्चों की उम्र के अनुसार पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। इनसे अलग और भी हैं कुछ, जैसे चयन करना, वर्गीकरण करना, बच्चों का वर्गीकरण कर देना। ठीक है, निर्देशन देना, मानकों का निर्धारण करना, अधिगम के लिए बच्चों को प्रेरित करना। बच्चे अधिगम के लिए प्रेरित कैसे होंगे? जब तक बच्चे अधिगम के लिए, सीखने के लिए खुद से प्रेरित नहीं होंगे ना, तो बच्चे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। सबसे पहला काम होता है शिक्षक का कि बच्चे को अधिगम के लिए प्रेरित करे। मूल्यांकन के क्षेत्र। मूल्यांकन के 4 क्षेत्र माने गए हैं। पहला है शिक्षण, दूसरा है प्रशासन, तीसरा है निर्देशन और परामर्श, चौथा है भविष्य कथन। ठीक है, मूल्यांकन के 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षण, प्रशासन, निर्देशन और परामर्श, भविष्य कथन। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार चलने वाली। ठीक है,
लगातार चलने वाली। व्यापक मतलब ज्ञान के सभी पक्षों का, सभी पक्षों का या फिर संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का। ठीक है। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का एक मानक होता है। पृष्ठ पोषण मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही, मूल्यांकन के बाद ही जो है बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, मूल्यांकन के द्वारा ही, और उन कठिनाइयों का पता लगाकर उनका उपचार करना ही उपचारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है ना। इसलिए मूल्यांकन निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया भी है। ये सब जो है मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। अगला है हमारा दोस्तों मूल्यांकन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं। उनमें से सबसे पहला है योगात्मक मूल्यांकन। यह एक व्यापक मूल्यांकन होता है जहां वस्तु के सभी भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है पाठ्य पुस्तक के, पूरी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछना, सभी से, उसके जो है मेन हिस्सों से ना पूछ के सभी थोड़े थोड़े प्रश्न सभी पूरी बुक से लेना, ये योगात्मक मूल्यांकन होता है। और ये कब किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में ली गई परीक्षा को क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें बच्चों को पास फेल किया जाता है ना। लास्ट में जो परीक्षा होती है, वर्ष के अंत में जो परीक्षा ली जाती है, उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और इसको व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं ना। इसीलिए यह एक व्यापक मूल्यांकन है, क्योंकि इसमें जो है संपूर्ण विषय वस्तु शामिल होती है। यहाँ पे एक दो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, संपूर्ण पूरी पाठ्य पुस्तक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक मूल्यांकन, या फिर इसको सतत मूल्यांकन भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन। और एक चीज नोट करना, योगात्मक मूल्यांकन जो है सबसे घटिया मूल्यांकन होता है। सबसे बढ़िया मूल्यांकन कौन सा होता है? सतत मूल्यांकन, या फिर रचनात्मक मूल्यांकन, या फिर संरचनात्मक मूल्यांकन, या फिर रूपात्मक मूल्यांकन। ये सभी एक ही मूल्यांकन के नाम है। ठीक है ना। ये सबसे बेहतरीन मूल्यांकन है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगम एवं मूल्यांकन साथ साथ चलते हैं। वो साथ साथ कैसे चलते हैं? देखिए, इसमें जो है इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को या छात्रों को पास फेल करना नहीं होता है कि बच्चों को फेल कर दिया, पास कर दिया। जबकि योगात्मक मूल्यांकन का जो मतलब होता है वो यही होता है कि बच्चों को लास्ट में, वर्ष के अंत में परीक्षा लेना और उनको पास या फेल कर देना। इसीलिए योगात्मक मूल्यांकन सबसे घटिया है, जबकि इसका उल्टा रचनात्मक मूल्यांकन है। ये सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया मूल्यांकन है। इसमें बच्चे इस मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों को पास या फेल करना नहीं होता, बल्कि उसमें जो अधिगम के दौरान बच्चों को कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को जानकर उसमें सुधार करना, उनका उपचार करना, इसका उद्देश्य होता है। और यह मूल्यांकन जो है बच्चे के सीखने के दौरान ही चलता रहता है, साथ साथ चलता रहता है। ठीक है ना। अधिगम एवं मूल्यांकन ये साथ साथ चलते हैं। यह मूल्यांकन जो है प्रतिदिन भी हो सकता है। यह मूल्यांकन प्रतिदिन या फिर साप्ताहिक या फिर मासिक, त्रिमासिक, या महीने में, 2 महीने में, या फिर रोज, हफ्ते में, कभी भी हो सकता है ये मूल्यांकन। ये मूल्यांकन ऐसा होता है कि शिक्षक जो है बच्चों को कोई लेसन करा रहा है, ठीक है ना। उसमें लेसन में ही साथ साथ बच्चों को समझाता जा रहा है शिक्षक, और बच्चों से क्वेश्चन पूछता जा रहा है। उसके बच्चे जब उसके उत्तर दे रहे हैं तो उस उत्तरों के आधार पर बच्चों का क्या कर रहा है, वो उनकी कमियों को जानने की कोशिश कर रहा है, और उनकी कमी को जानने के बाद तुरंत के तुरंत वो उनका उपचार कर दे रहा है। तो इसलिए ये जो मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन, ये बहुत बेस्ट मूल्यांकन है, सबसे अच्छा मूल्यांकन है। ये कभी भी किया जा सकता है, रोज भी, 2 दिन में, 4 दिन में, सप्ताह में, है ना, 15 दिन में, महीने में, कभी भी किया जा सकता है ये। अगला है ये सतत मूल्यांकन जो है ये पीछे ही आ गया। रचनात्मक मूल्यांकन को ही सतत मूल्यांकन कहते हैं, ठीक। और व्यापक मूल्यांकन को ही योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन। अगला है मात्रात्मक या फिर परिणात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में अंक प्रदान करके मूल्यांकन किया जाता है। जैसे
विद्यार्थी के गणित के ज्ञान का मूल्यांकन करना। ठीक है, मात्रात्मक या परिणात्मक मूल्यांकन में इस मूल्यांकन में अंक प्रदान करके मूल्यांकन किया जाता है। अगला है गुणात्मक मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन में अंक दिए तो जाते हैं लेकिन गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, जैसे जांच सूची या फिर साक्षात्कार आदि। दोस्तों अगले है हमारा टॉपिक मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन के उपकरण क्या कौन कौन से हैं, हम मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना, या किन किन चीज़ों के द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है, ध्यान रखना। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, ये एक विस्तृत प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है। उनमें से कुछ प्रमुख उपकरण निम्न है, जैसे मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा के द्वारा भी बच्चों से प्रश्न पूछ के, बोल के, सुन के मूल्यांकन किया जा सकता है। लिखित परीक्षा के द्वारा भी बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। साक्षात्कार, बच्चों का इंटरव्यू, आमने सामने बैठा के किसी विषय वस्तु पर चर्चा करके भी जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। घटनाव्रत द्वारा भी जो है बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। आत्मकथा के द्वारा डायरी, बच्चे से डायरी बनाने के लिए कहना, फिर उस डायरी के आधार पर उसकी बच्चे की व्याख्या करना, इसके द्वारा भी मूल्यांकन किया जा सकता है। जांच सूची के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है। अवलोकन के द्वारा भी मापन किया जा सकता है। निर्धारण मापनी के द्वारा भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, ये मूल्यांकन के उपकरण हैं, ठीक है ना। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, घटनाव्रत, आत्मकथा, डायरी, जांच सूची, अवलोकन, निर्धारण मापनी, ये सब जो है मूल्यांकन के उपकरण हैं। इनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अब है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। जब मूल्यांकन के लिए आप कोई भी परीक्षण बनाएंगे तो उसकी विशेषताएं कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी विशेषताएं हैं वैधता। सबसे पहली है वैधता। वैधता का मतलब होता है, तो मैं लिख देता हूं, उद्देश्य को पूरा करना। हमने जिस भी परीक्षण के लिए जिस भी उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया है, उसकी जो वैधता होती है वो होती है उद्देश्य को पूरा करना। वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये होती है वैधता, ठीक है। एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला है परीक्षण की वैधता। वैधता से मतलब है जिस उद्देश्य के लिए हमने परीक्षण बनाया है वह परीक्षण उस उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह कहलाती है आपकी वैधता। अगला है विश्वसनीयता। समान परिस्थिति में समान परिणाम आना। समान परिस्थिति में समान परिणाम आना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रश्न का जो उत्तर है कुछ बच्चों ने अलग लिख दिया, कुछ ने अलग लिख दिया। सभी बच्चों का जो है उत्तर एक होना चाहिए। समान परिस्थिति में समान परिणाम आना चाहिए। ये होती है अच्छे परीक्षक की विशेषताएं। विश्वसनीयता। व्यापकता होता है सभी पक्षों का मूल्यांकन, ठीक है ना, सभी पक्षों का। सभी पक्षों का मूल्यांकन या फिर संपूर्ण पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछना। संपूर्ण पाठ्य पुस्तक से परीक्षण बनाना। अगला है हमारा वस्तुनिष्ठता। आप जिस भी उद्देश्य के लिए परीक्षण बना रहे हैं, अगर उसकी वैधता अच्छी है यानी वो उद्देश्य को पूरा कर रहा है तो वो वैधता है। विश्वसनीयता। समान परिस्थिति में सभी बच्चों का उत्तर समान होना चाहिए, ये विश्वसनीयता कहलाती है। व्यापकता। सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों के। और संपूर्ण पाठ्य पुस्तक से परीक्षण में जो है क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ये होती है व्यापकता, है ना। अब आती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है निष्पक्ष होना। निष्पक्ष होना, भेदभाव ना करना।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ बच्चों के लिए तो कठिन परीक्षण बना दिया और कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान परीक्षण बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इस अच्छे परीक्षण में जो है वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगला है आपका व्यवहारिकता। वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग हो सके। प्रयोग करने हेतु। अगला है मितव्ययता, ज्यादा खर्चीला ना हो परीक्षण जो है। ज्यादा खर्चीला ना हो। विभेदकता। विभेदकता का मतलब होता है कि कुछ बच्चों को, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको चुनौतीपूर्ण कार्य देना, ठीक है ना। कुछ बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना, और जबकि जो बच्चे मंदबुद्धि हैं उनको जो है हल्के प्रश्न पूछना। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं विभेदकता का मतलब होता है अंतर करना। अंतर करना, परीक्षण में प्रश्नों का अंतर करना। प्रतिभाशाली बालकों को जो है चुनौतीपूर्ण प्रश्न देना और मंदबुद्धि बालकों को हल्के या सामान्य प्रश्न देना, यह कहलाती है विभेदकता। तो ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, मितव्ययिता, विभेदकता, ठीक है ना। ये सब क्या है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। दोस्तों, आज का सीटेट का हमारा मूल्यांकन का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।